हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, जिसको इन शॉर्ट आरसीसी भी बोला जाता है। इसमें सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे डिज़ाइन ऑफ द बीम। देन उसके बाद में कॉलम, फुटिंग, स्लैब्स वगैरह ये सारा डिज़ाइन हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिज़ाइन ऑफ द बीम से। सबसे पहले डिज़ाइन करने से पहले अपने को IS कोड 456-2000 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिकॉज IS कोड 456-2000 के अंदर सारे डिज़ाइन स्टेप्स, डिज़ाइन फॉर्मूला ये सब कुछ मेंशन है। तो अगर हमारे को इसके बारे में पता नहीं होगा तो हम आगे डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी के पास IS कोड 456-2000 नहीं है तो आप डायरेक्ट गूगल करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर मार्केट में कहीं शॉप में अवेलेबल है तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली IS कोड 456-2000 क्या है, इसके अंदर हमारे को जो भी डिज़ाइन स्टेप्स होती है, बीम कॉलम वगैरह की जो भी डिज़ाइनिंग है, वो सारी स्टेप्स हमारे को इसके अंदर गिवन है। इसके अंदर जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं वो हमारे को गिवन है। तो इसके अंदर कहाँ पे स्टेप्स और फॉर्मूले गिवन हैं, कौन से पेज नंबर पर गिवन है, इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बस अपने को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर मतलब कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सी डिज़ाइन स्टेप यूज़ करते हैं। और ये हम एग्ज़ाम में भी हमारे को ये अवेलेबल होता है। एग्ज़ाम में हमारे को प्रोवाइड किया जाता है, तो इसको हम यूज़ करके ये इसके अंदर से फॉर्मूला और स्टेप्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद में फिर वन बाय वन करके हम डिज़ाइन स्टेप्स डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन स्टेप्स के बारे में हम RTO में जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की अगर हम डेफिनेशंस देखें तो इसकी डेफिनेशन होती हैं, इट इज़ द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हमने 100 क्यूब्स टेस्ट के लिए लिए तो 100 क्यूब्स टेस्ट के लिए लिए तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, तो सपोज हमने M30 कंक्रीट यूज़ किए है, तो जो इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो 30 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब 100 से मिनिमम 95 क्यूब्स की तो 30 न्यूटन पर mm² से करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ सबकी 30 न्यूटन पर mm² है, मतलब कि 100% सारे क्यूब्स की इससे ज़्यादा है, तो वो बहुत ही बेस्ट है। पर मिनिमम 95% क्यूब्स की तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा होनी ही चाहिए, तभी हम इसको सेफ मानेंगे। नहीं तो फिर हमारे को इसको वापस रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इसकी जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 100 क्यूब्स की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले दे रखी है 17.8, 22.5, 26, 28.7, इस टाइप से सारी दे रखी है। तो हम जब ये 30.2 को देखते हैं, ये 30.2, तो इसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि 5 क्यूब्स की जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो 30 से कम है, बाकी सबकी 30 से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ये क्यूब सेफ है। 95% क्यूब्स की स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो कंक्रीट है इसकी जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो 30 न्यूटन पर mm² है। और इस कंक्रीट को हम क्या बोलेंगे, M30 कंक्रीट, राइट। और अगर सबकी करेक्टरिस्टिक 30 से ऊपर है, मतलब कि 100% 100 क्यूब्स की 30 से ऊपर है, तो वो बहुत ही बेस्ट है। बट अपने को ये ध्यान रखना है कि हम 5% ही फेल होने चाहिए। 5%, अगर 6% फेल हो गए तो हम उसको रिडिज़ाइन करेंगे फिर। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। अब RCC डिज़ाइन में बेसिकली हम दो मेथड यूज़ करते हैं, एक तो लिमिट स्टेट मेथड, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिमिट स्टेट मेथड, देन इसके बाद में हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड को भी डिस्कस करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं बीम की डिज़ाइन लिमिट स्टेट मेथड से। अब लिमिट स्टेट मेथड डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसमें फैक्टर्ड लोड यूज करते हैं। फैक्टर्ड लोड मीन्स अगर हमारे को क्वेश्चन में वर्किंग लोड गिवन है या फिर क्वेश्चन में ओनली लोड मेंशन है,
तो हमको पहले उसको फैक्टर लोड में चेंज करना पड़ेगा, देन उसको यूज़ करते हुए हमको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। अब वर्किंग लोड अगर गिवन है तो उसको फैक्टर लोड में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम बेसिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि फैक्टर लोड इज इक्वल टू वर्किंग लोड मल्टीप्लाई बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट और स्टील के लिए दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए हम 1.5 यूज़ करते हैं, देन स्टील के लिए 1.15 यूज़ करते हैं। तो अगर अपने को वर्किंग लोड दे रखा है, वर्किंग लोड गिवन है अपने को क्वेश्चन में, तो हम उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फैक्टर लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ लोड दैट हैज़ 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीड ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ स्पान इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक लोड। मतलब क्या हुआ कि इसको फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इफ़ हम बीम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सपोज़ कोई बीम डिज़ाइन कर रहे हैं 500 किलोमीटर लोड के लिए, ठीक है, तो उसकी 95% पॉसिबिलिटी ये होगी कि इसके अंदर जो लोड होगा वो 95% यही पॉसिबिलिटी होगी कि इसके अंदर जो लोड होगा 500 किलोमीटर, इससे ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए। ओके, बट इन केस सपोज 500 किलोमीटर से ज़्यादा आ गया तो भी अपनी बीम तो सेफ होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि हमने 500 किलोमीटर के लिए अपनी बीम डिज़ाइन की और सपोज इन केस कभी इमरजेंसी में या फिर कभी कोई सी भी कंडीशन में हमारे 550 आ गया या 600 किलोमीटर आ गया तो हमारी बीम फेल हो गई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस लोड के लिए हम डिज़ाइन करते हैं उस लोड को सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर हम डिज़ाइन उसको मतलब जैसे 500 किलोमीटर के लिए अपने को डिज़ाइन करना है तो इसको हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 से मल्टीप्लाई करके मतलब कि 750 के लिए डिज़ाइन करेंगे। अपने को डिज़ाइन करनी है 500 के लिए, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको करेंगे 750 के लिए डिज़ाइन। तो इन केस कभी इमरजेंसी में अगर बीम को 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लोड रजिस्ट करना पड़े तो वो रजिस्ट कर सके कि वो एकदम से फेल ना हो। इसलिए इसमें यही दे रखा है कि लेकिन 95% पॉसिबिलिटी ये होगी कि बीम जितने लोड के लिए डिज़ाइन की जा रही है उसके अंदर उतना ही लोड लगे, बट इन केस अगर इससे ज़्यादा भी लग जाता है तो वो सेफ रहे। ओके फ्रेंड्स, आगे बात समझ। देन हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन लोड। डिज़ाइन लोड क्या होता है, जो करेक्टरिस्टिक लोड होता है उसको अगर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है डिज़ाइन लोड। ठीक है, अब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड के लिए क्या होता है, उसके लिए हमारे को एक टेबल गिवन है, ये कोड में मेंशन है, तो डायरेक्ट वैल्यू अपने को इसमें से याद रखनी है। बस मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे लोड कॉम्बिनेशन दे रखा है डेड लोड और लाइव लोड, तो जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो लिमिट ऑफ, तो इसको हम दो कंडीशन पे कैलकुलेट करते हैं, एक तो है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, तो अगर लोड कॉम्बिनेशन हमारे को गिवन है डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड तो क्या होता है, डेड लोड तो स्ट्रक्चर का लोड होता है उसको बोलते हैं डेड लोड, बट लाइव लोड जो स्ट्रक्चर के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम स्ट्रक्चर के अंदर पूरे इक्विपमेंट्स वगैरह लगाते हैं, हम इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, फर्नीचर वगैरह लगाते हैं, तो ये सब मिलके उसका लाइव लोड बन जाता है। और जैसे बिल्डिंग के अंदर मान लो कोई जनरेटर है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके अंदर कोई जनरेटर लगा हुआ है, तो जनरेटर चलेगा तो वो वाइब्रेट करेगा, तो वो भी एक लाइव लोड में ही उसको कंसिडर करेंगे उसको वैसे। और जैसे कोई स्ट्रक्चर के अंदर हम कोई भी सामान वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो वो मूवेबल होता है। लाइव लोड क्या है कि मतलब उसको चेंज होती रहती है उसकी वैल्यू, जबकि डेड लोड होता है जो परमानेंटली अटैच होता है स्ट्रक्चर के साथ में, वो डेड लोड होता है। तो अगर डेड लोड प्लस लाइव लोड वाला कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो इसके लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेते हैं, डेड लोड के लिए 1.5 और लाइव लोड के लिए 1.5। इसी टाइप से हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए 1 डेड लोड और लाइव लोड का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। देन उसके बाद में अगर अपने को लोड कॉम्बिनेशन दे रखा है डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, ये दे रखा है अपने को, तो डेड लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों में से किसी एक को कंसिडर करते हैं। अगर डेड लोड प्लस विंड लोड कंसिडर कर रहे हैं तो हमने
पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए 1.5 यूज़ करते हैं, और ये डेड लोड और विंड लोड कंडीशन में 1.5 यूज़ करते हैं, और जैसे इधर 1 यूज़ करेंगे। और डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड देर का है तो इसमें 0.9 डेड लोड के लिए यूज़ करेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, और विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड के लिए 1.5, और उसी टाइप से यहाँ पे 1 और 1 यूज़ करेंगे। और उसी टाइप से थर्ड कंडीशन में भी हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करेंगे, राइट। देन ये तो हो गया सारा बेसिक। अब हम डिज़ाइन करेंगे बीम की, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टार्ट होता है। वो तो बेसिक डेफिनेशंस थी जो अपने को याद रहनी चाहिए, और कभी कभी हमारे को 4-5 नंबर में या 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो हमारे को याद होनी चाहिए। डिज़ाइन ऑफ बीम में हम सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, क्योंकि 2 टाइप की बीम हम डिज़ाइन करते हैं, एक तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम और डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो अभी हम सिंगली रेनफोर्समेंट डिस्कस कर रहे हैं, देन जब डबली रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करेंगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे को एक बीम दे रखी है, बी विड्थ एंड ओवरऑल डेप्थ इसकी डी है, कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ है, और स्मॉल डी इसकी इफेक्टिव डेप्थ है। अब स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ है तो इफेक्टिव डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं? इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए अपने को जो कैपिटल डी है ओवरऑल डेप्थ है उसमें से पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है इसका ये नीचे वाला जो मैंने रेटेड बताया यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे। जो ओवरऑल डेप्थ है उसमें से पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम डिडक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी इफेक्टिव डेप्थ, राइट। देन अब हम इसका स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम भी डिस्कस करते हैं। तो बीम के अंदर अगर हम कंप्रेशन साइड में देखें तो कंप्रेशन साइड में स्ट्रेन हम लेते हैं 0.0035, एंड टेंशन साइड में जो स्ट्रेन होती है वो हम लेते हैं 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, ओके। देन अगर हम स्ट्रेस डायग्राम डिस्कस करते हैं तो स्ट्रेस डायग्राम में हम कंप्रेशन साइड की जो स्ट्रेस है वो 0.45 FCK लेते हैं, और जो टेंशन साइड की स्ट्रेस है उसको हम 0.87 FY प्रोवाइड करते हैं। देन अगर हम लीवर आर्म देखें तो लीवर आर्म क्या होता है? लीवर आर्म होता है कंप्रेशन एंड टेंशन स्ट्रेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। तो जो कंप्रेसिव पार्ट की जो स्ट्रेस है वो होते हैं 0.36 FCK, तो ये हम कंसिडर करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं कंप्रेशन साइड के आउटर मोस्ट फाइबर से 0.42 XU की डिस्टेंस पर। तो कंप्रेशन साइड के आउटर मोस्ट फाइबर से ये है 0.42 XU। तो लीवर आर्म क्या हो जाएगा? जो इफेक्टिव डेप्थ है उसमें से अगर हम 0.42 XU डिडक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा लीवर आर्म। तो D माइनस 0.42 XU लीवर आर्म हो जाएगा इसका, मतलब कंप्रेशन एंड टेंशन स्ट्रेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लीवर आर्म बोलते हैं। तो अब हम इसकी डिज़ाइन स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। डिज़ाइन स्टेप डिस्कस करने में हम सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेट करते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ओके। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये हमारे को IS कोड 456/2000 में गिवन है, डायरेक्ट टेबल गिवन है हमारे को, एक टेबल हमारे को वहाँ पे गिवन है। तो इसमें हम स्टील ग्रेड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे को Fe250 स्टील ग्रेड गिवन है तो हम लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड करेंगे 0.35D। अगर स्टील ग्रेड है Fe415 तो हम XU लिमिटिंग यूज़ करेंगे 0.48D, एंड अगर स्टील ग्रेड हमारे को गिवन है Fe500 देन हम प्रोवाइड करेंगे 0.46D, ओके। तो ये इसको हम डायरेक्ट मेमोराइज़ कर ले तो बहुत ही अच्छा है, बट ये कोड में भी दे रखी है तो हम वहाँ से भी डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट इसमें मेमोराइज़ कर लेते हैं तो इसमें आपकी जो स्पीड है क्वेश्चंस आंसर करने की वो इंक्रीज हो जाएगी, आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गई लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। देन इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए हम कंप्रेशन लोड को टेंशन लोड से इक्वल कर देते हैं। तो अब लोड क्या होता है? स्ट्रेस।
मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो ये तो हो गई कंप्रेसिव साइड की स्टील, और बी इंटू एक्स हो गया कंप्रेसिव साइड का एरिया। ये हो गई 0.87 FY टेंशन साइड की स्ट्रेस, देन एरिया ऑफ स्टील टेंशन साइड का स्टील का एरिया। तो हम इसमें डायग्राम में देख लेते हैं एक बार कहाँ पे है ये। डायग्राम में हम देखेंगे तो ये तो हो गया कंप्रेशन साइड का एरिया, ठीक है। तो कंप्रेशन साइड का एरिया क्या होता है, बी मल्टीप्लाई बाई एक्स यू, बी मल्टीप्लाई बाई एक्स यू। और स्ट्रेस क्या है कंप्रेशन साइड, ये होगी 0.35 FCK, ये हो गए। तो कंप्रेशन साइड का जो लोड है वो क्या हो जाएगा 0.36 FCK बी मल्टीप्लाई बाई एक्स यू, ठीक है। और इसी टाइप से टेंशन साइड में हम डिस्कस करते हैं। टेंशन साइड में हम जो कंक्रीट का एरिया है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ओनली जो एरिया ऑफ स्टील है इसी को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो टेंशन साइड में हम जो कंक्रीट का एरिया है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, और टेंशन साइड में ओनली हम एरिया ऑफ स्टील ही कंसिडर करते हैं। तो टेंशन साइड में जो स्ट्रेस है वो हो गई 0.87 FY, और जो एरिया ऑफ स्टील है वो हो गया AST, राइट। तो हम नीचे देख लेते हैं, यही हमने नीचे लिखा हुआ है 0.36 FCK B इंटू एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 FY AST। तो यहाँ से एक्स यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको रीअरेंज करके 0.87 FY AST डिवाइड बाई 0.36 FCK। तो यहाँ से एक्स यू की एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं। एक तो होता है कंप्रेशन साइड वाला फॉर्मूला, और एक होता है टेंशन साइड वाला फॉर्मूला। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंप्रेशन साइड से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 0.36 FCK B इंटू एक्स यू मल्टीप्लाई बाई D माइनस 0.42 एक्स यू। और अगर टेंशन साइड से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.87 FY AST D माइनस 0.42 एक्स यू, राइट। तो बीम डिजाइन में हम तीन कंडीशन यूज करते हैं। तीन कंडीशन क्या क्या होती हैं, अंडर रेनफोर्समेंट बीम, लिमिटिंग केस और ओवर रेनफोर्समेंट केस वाली जो बीम है वो यूज करते हैं। अब अंडर रेनफोर्समेंट की जो कंडीशन होती है वो होती है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, मतलब कि एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो इसको हम अंडर रेनफोर्समेंट केस में कंसिडर करेंगे। बट अगर एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग मीन्स एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ये कंडीशन अगर हमारे सेटिस्फाई हो रही है तो ये हम कंसिडर करेंगे लिमिटिंग केस में। और अगर एक्स यू एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, देन ओवर रेनफोर्समेंट बीम वाला केस हम कंसिडर करेंगे। बट हम बेसिकली जो डिज़ाइन करते हैं वो अंडर रेनफोर्समेंट और लिमिटिंग केस के लिए डिज़ाइन करते हैं, और रेनफोर्समेंट बीम को हम करते हैं नेगलेक्ट। इसके लिए हम डिज़ाइन नहीं करते क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर फेल हो जाती है, ठीक है। देन अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक और दूसरा फॉर्मूला है, वो एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। इसको हम अगर हमारे को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है और बीम की डायमेंशन गिवन है, जैसे विड्थ ऑफ द बीम एंड डेप्थ ऑफ द बीम गिवन है, स्टील ग्रेड गिवन है, कंक्रीट ग्रेड गिवन है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के भी एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्टील AST इज इक्वल टू 0.5 FCK डिवाइड बाई FY मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU डिवाइड बाई FCK BD स्क्वायर और होल मल्टीप्लाई बाई B इंटू D। तो और ये अंडर एनफोर्समेंट और लिमिटिंग सेक्शन दोनों केस के लिए ही वैलिड है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके भी हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं एक RTU में आया हुआ क्वेश्चन है, 5th सेम का क्वेश्चन है ये, नवंबर 2019 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है
अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हम दूसरे भी बना के दे सकें। ओके। और इससे क्या है कि एक पॉजिटिविटी आती है दिमाग में कि हाँ भाई हमारे द्वारा जो मटेरियल अपलोड किया जा रहा है या हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो बच्चों के लिए यूज़फुल है और बच्चों को पसंद आ रहा है, तो हम फिर और भी इसकी क्वालिटी इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे और भी अच्छा मटेरियल आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, देन हम क्वेश्चन करते हैं। रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम is 300 mm multiplied by 700 mm is subjected to a bending moment of 150 kilonewton into meter. Determine the area of reinforcement if M20 concrete and Fe415 steel is used। तो हमारे को इसमें क्या क्या गिवन है, एक तो हमारे को इसमें बीम की जो डायमेंशंस हैं वो गिवन है 300 mm मल्टीप्लाई बाई 700 mm ये गिवन है, और एक हमने को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये गिवन है 150 किलोमीटर इंटू मीटर। और देन इसके बाद अपने को गिवन है ग्रेड ऑफ द कंक्रीट कितनी है, M20 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट। तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट FCK की वैल्यू 20 है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड ग्रेड ऑफ द स्टील भी गिवन है Fe415। तो Fe415 का मतलब क्या हुआ, जो Fi की वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील वो है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इफेक्टिव कवर अपने को गिवन है 40 mm। ये अपने को 5 चीज़ें इसमें गिवन है। तो हम नीचे देख लेते हैं इसमें, ये हम बीम का एक डायग्राम बना लेते हैं रफली। देन बी हमारे को गिवन है विड्थ ऑफ द बीम 300 mm, देन ओवरऑल डेप्थ अपने को 700 mm गिवन है, 700 mm गिवन है। तो हम इससे इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्टिव डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल डेप्थ माइनस क्या बोलते हैं इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो ये हमने नीचे डिस्कस कर रखी है कि ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर से हम इसकी इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे 700 माइनस 40 तो वो तो 660 mm ये हो गई इसकी इफेक्टिव डेप्थ। और हमारे को क्या गिवन है, ये सारा गिवन है। और हमारे को एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है। बेंडिंग मोमेंट भी गिवन है हमारे को 150 न्यूटन इंटू मीटर। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए अपने को सबसे पहले स्टील ग्रेड पता होनी चाहिए। स्टील ग्रेड हमारे को क्या गिवन है, Fe415। तो Fe415 स्टील ग्रेड के लिए एक्चुअल लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है 0.48D, जो हमने पहले बता दिया। एक बार मैं और भी बता देता हूँ आपको कि हमने कहाँ डिस्कस किया था, ये रहा। तो Fe415 के लिए ये रहा, Fe415 के लिए 0.48D यूज़ करते हैं, राइट। यही हमने वहाँ पे यूज़ किया है, ये रहा यहाँ पे। तो एक्चुअल लिमिटिंग क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 0.48 मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव डेप्थ 660 जैसे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 316.8 mm, राइट। देन इसके बाद में हमारे को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कि ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है या डबली रेनफोर्स्ड बीम है, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं कि आपको सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करनी है या डबली रेनफोर्समेंट बीम डिज़ाइन करनी है। तो इसके लिए हमारे को लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट से कम है तो हम सिंगली रेनफोर्समेंट बीम डिज़ाइन करेंगे, और अगर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा है तो हम डबली रेनफोर्समेंट बीम डिज़ाइन करेंगे। तो एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट तो हमारे को गिवन है 150 किलोन्यूटन इंटू मीटर। अगर इसकी वैल्यू जो लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे उससे कम आती है तो सिंगली रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन साइड से हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कंप्रेशन साइड से इसलिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अपने को अगर टेंशन साइड से हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट होगी, और एरिया ऑफ स्टील हमारे को गिवन नहीं है, वो तो हमारे को कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें कंप्रेशन साइड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.36 FCK B इंटू एक्चुअल लिमिटिंग मल्टीप्लाई बाई D माइनस 0.42 एक्चुअल लिमिटिंग। ये फॉर्मूला हमने कहाँ से यूज़ किया, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता दूँ एक बार और भी। ये इसमें ये रहा,
0.36 FC के नीचे देख रहे हो आप, 0.36 FC के बी इंटू एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू। तो इसमें एक्स यू एक्चुअल टाइप ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यूज़ कर रखी है, पर हम जब लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट यूज़ करेंगे तो इसमें एक्स यू की जगह एक्स यू लिमिटिंग पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.36 FC के बी इंटू एक्स यू लिमिटिंग मल्टीप्लाई बाई डी माइनस 1.42 एक्स यू लिमिटिंग, राइट। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। 0.36 FC की वैल्यू 20 गिवन है, बी की वैल्यू 300 गिवन है, एक्स यू लिमिटिंग हमने कैलकुलेट कर लिया 316.8 एंड डी इफेक्टिव डेप्थ 660 माइनस 0.42 एंड एक्स यू लिमिटिंग की 316। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी 360581455.9, राइट, न्यूटन इंटू एम। बट हमारे को किलो न्यूटन इंटू मीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे को एक्चुअल जो बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है किलो न्यूटन इंटू मीटर में। तो किलो न्यूटन इंटू मीटर में न्यूटन इंटू एम को किलो न्यूटन इंटू मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 360.58 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो हम जब देख रहे हैं कि जो एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट है वो है 150 किलो न्यूटन इंटू मीटर और लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट है वो है 360.58 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट से कम है, इसका मतलब हम सिंगली रेनफोर्समेंट बीम डिजाइन करेंगे। ये हमारे को दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि ये एक्चुअल बेंडिंग 150 हो गया और ये हो गया लेस देन 360.58। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब सिंगली रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। तो अब हम डायरेक्ट कंप्रेशन साइड वाला फॉर्मूला लगा के इसको एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, 0.87 FY AST डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। तो बेंडिंग मोमेंट हमारे को गिवन है 150 इंटू 10⁻6 न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि 150 किलो न्यूटन इंटू मीटर को न्यूटन इंटू एम में चेंज करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे को। और हम 150 इंटू 10⁻6 न्यूटन इंटू एम ही क्यों यूज़ किया हमने, बिकॉज हमारे को डिज़ाइन तो 150 के लिए ही करना है ना। हमने लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट तो इसलिए कैलकुलेट किया है कि हमारे को पता लग सके कि ये सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है या फिर डबली रेनफोर्समेंट बीम है। बट ओवरऑल हमारे को 150 किलो न्यूटन इंटू मीटर के लिए ही डिज़ाइन करना है, इसलिए हम बेंडिंग मोमेंट यही यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट हमारे को देगा 150 इंटू 10⁻6 न्यूटन इंटू एम इज इक्वल टू 0.87, FI की वैल्यू 415, AST हमारे को कैलकुलेट करना है, डी की वैल्यू 660 माइनस 0.42, XC की वैल्यू है 316.8। तो यहाँ से AST हम कैलकुलेट कर लेंगे 788.42 mm²। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। एरिया ऑफ स्टील कितना आ गया, 788.42। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।